1989 के बाद की अवधि को कभी कभार कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय की भी अवधि कहा जाता है। 1989 के बाद 88 में तो भाजपा बनी और 89 के बाद लगातार डाउनफॉल आ गया कांग्रेस का, धीरे धीरे और लगातार राइज करने लगा कौन? भाजपा। देखो 1989 ये है कांग्रेस और ये है भाजपा, दिख रहा है। उसके बाद 91 में भाजपा देखो 221 हो गया, 85 से 221। उसके बाद 1996 में क्या हुआ? भाजपा 160 और कांग्रेस 140, बीट कर दिया कांग्रेस को भाजपा ने। अगेन 1998 में बीट कर दिया, 182 भाजपा का, 141 कांग्रेस का। फिर 99 में भी बीट कर दिया, लेकिन फिर 2004 में कांग्रेस ने भाजपा को बीट कर दिया, मनमोहन सिंह का टाइम आ गया। 2009 में भी कांग्रेस ने ज्यादा मार्जिन से बीट किया भाजपा को, क्लियर है, इन कंपेयर्ड विद 2004। लेकिन सबका बदला मोदी जी ने ले लिया। 2014 में मोदी जी ने इनको विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा, इतनी मार्जिन से जीते, और 2019 में भी उससे ज्यादा मार्जिन से जीते, क्लियर है। तो 1989 के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है, और भाजपा का अभ्युदय कहा जाता है। भाजपा धीरे धीरे तरक्की करने लगती है पार्टी, क्लियर है। देखो कांग्रेस धीरे धीरे डाउन होता चला गया और भाजपा धीरे धीरे राइज होता चला गया, क्लियर है। अब देखो, अब एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। गौर कीजिए कि इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। कांग्रेस और भाजपा में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा थी। गौर कीजिए, इस अवधि में भाजपा और कांग्रेस कठिन प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। मतलब दोनों के बीच, भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच फाइट ज्यादा तेज थी। 1984 के चुनावों से तुलना करने पर आप पार्टियों की चुनावी सफलता में क्या अंतर पाते हैं? देखो, एक चीज है कि इनका डिफरेंस बहुत कम रहा है और दोनों को बहुमत भी नहीं मिल पा रहा था। तो उसके बाद जो राज्य की छोटी छोटी पार्टियां थी, उनसे इनको गठबंधन करना पड़ा। समझ में आया? क्योंकि अकेले किसी को बहुमत, पब्लिक जो थी दोनों से फ्रस्ट्रेट थी, किसी को बहुमत नहीं दे पा रही थी। दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग? आप देखेंगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को मिले वोटों को जोड़ दें, जितना कांग्रेस को वोट मिला, जितना भाजपा को वोट मिला, दोनों को जोड़ देंगे, तब भी 1989 के बाद से उन्हें इतने वोट नहीं मिले कि कुल मतों का 50% फीसदी से ज्यादा हो। दोनों को वोटों को मिला दिया जाए तो भी 50% से कम ही था। मतलब पब्लिक पूर्ण रूप से न तो भाजपा को सपोर्ट कर रही है ना कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, शेयर हो रहा है सब कुछ। ठीक इसी तरह इन दोनों दलों को जितनी सीटें मिली उन्हें जोड़ें। दोनों को जितना सीट मिल रहा है वो भी 50% से अधिक नहीं है, मतलब किसी को बहुमत नहीं है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि तो बाकी वोट और सीट कहाँ गए? कहाँ गए बाकी वोट और सीट? बोलो। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उन लोगों में शेयर हो गए। वो ऐसा टाइम था जब क्षेत्रीय पार्टियां अपने क्षेत्र में ज्यादा पावरफुल होने लगी थी, तो पब्लिक क्षेत्रीय पार्टी को चुनने लगे और कुछ निर्दलीय भी जीत जाते होंगे, क्लियर है। तो इसीलिए पूर्ण बहुमत न तो भाजपा को मिल रही थी और न कांग्रेस को मिल रही थी। अब देखो, दूसरे अध्याय की बातों को याद करें। आपने इस अध्याय में 2 पार्टी तंत्रों के बारे में पढ़ा था। 2 पार्टी सिस्टम, मतलब 2 पार्टी ज्यादा डोमिनेंट है। लेकिन किताब के आखिरी पन्नों पर नजर डालते हैं
यहाँ कांग्रेस और जनता पार्टी तंत्र के आरेख पर गौर कीजिए। मौजूदा दलों में ऐसे कौन कौन से दल है जो न तो दलों के कांग्रेस परिवार में थे और न ही भारतीय जनता पार्टी परिवार में। 90 के दशक में राजनीतिक मुकाबला भाजपा नीत गठबंधन और कांग्रेस नीत गठबंधन के बीच चला। मतलब कई दल ऐसे थे, मतलब बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा थी, बहुकोणीय। दो पार्टी भाजपा और कांग्रेस केवल नहीं थी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी जो डेवलप कर रही थी। तो जो सरकार बन रही थी वो अकेले की सरकार नहीं बन रही थी। किसकी सरकार बन रही थी? गठबंधन की। भाजपा अपना गठबंधन बना रहा था जब बना तब, और जब कांग्रेस का टाइम आया, मनमोहन सिंह का टाइम 2014, 2004 और 2009, तो कांग्रेस ने अपना गठबंधन बनाया। क्लियर है? और छोटी छोटी पार्टियों को ये जोड़ लेते थे। लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जो किसी दल में शामिल नहीं होती थी। ठीक है? तो हम लोग 2004 के बाद से पढ़ते हैं। मनमोहन सिंह का टाइम जो था, जो कांग्रेस ने बनाया था गठबंधन। 2004 के चुनाव में कांग्रेस भी पूरे जोर के साथ गठबंधन में शामिल हुई। राजग की हार हुई। राजग भाजपा वाला गठबंधन था, राजग हार गया और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग की सरकार बनी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी। इस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। संप्रग को वाम मोर्चा ने समर्थन दिया था। कांग्रेस को किसने समर्थन दिया था? वाम मोर्चा। 2004 के चुनाव में एक हद तक कांग्रेस का पुनरुत्थान हुआ। कांग्रेस का पुनरुत्थान कब हुआ? 2004 में, क्योंकि कांग्रेस लगातार डाउनफॉल में चल रही थी, बहुत ज्यादा इसकी सीटें कम हो रही थी। 2004 में थोड़ा अच्छी स्थिति में राइज किया। 1991 के बाद इस दफा पार्टी के सीटों की संख्या एक बार फिर बढ़ी थी। बहरहाल 2004 के चुनाव में राजग या संप्रग को मिले कुल वोटों का अंतर बहुत कम था, मतलब लगभग बराबर बराबर इनको सीट मिली थी, थोड़ा बहुत ज्यादा कम था। ठीक है? इस तरह दलीय प्रणाली 70 के दशक की तुलना में एकदम ही बदल गई थी। जो सरकार उस टाइम बनती थी, उस टाइम केवल कांग्रेस की सरकार बनती थी, लेकिन उसके बाद क्या होने लगा? किसी एक पार्टी को पूर्ण समर्थन नहीं मिलता था तो गठबंधन की सरकार बनने लगी। 1990 के दशक के बाद से हमारे सामने जो राजनीतिक प्रक्रिया आकार ले रही थी, राजनीतिक प्रक्रिया मतलब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलना, उसमें हम मुख्य रूप से 4 तरह की पार्टियों का उभार को पढ़ सकते। 4 तरह की पार्टियां डेवलप कर रही थी। एक वो पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल थी, एक वो दल थे जो भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल थे, एक वाम मोर्चा का दल था, और कुछ ऐसे दल जो इन तीनों में किसी में शामिल नहीं है, निर्दलीय या फिर कोई और जो इन तीनों के ग्रुप में शामिल नहीं है। इस स्थिति से संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। राजनीतिक मुकाबला बहुकोणीय होगा। इन स्थितियों का एक तजाका राजनीतिक विचारधाराओं में हेरफेर भी है। जो विचारधारा है, पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन विचारधारा को साइड में रख के और गठबंधन किया जाता था। कैसे किया जाता था? आगे पढ़ते हैं। बढ़ती सहमति पॉइंट पर ध्यान दो। बहरहाल अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है। अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर ज्यादा दलों के बीच व्यापक सहमति थी। कड़े मुकाबले बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक सहमति उभरती सी जान पड़ रही है। इस सहमति में 4 बातें हैं। देखो, कड़ा मुकाबला होता था, ये लोग
चुनाव के टाइम में एक दूसरे पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, लेकिन इनमें फिर किसी न किसी पॉइंट पर सहमति हो जाती थी। मान लो कि 10 पॉइंट है, तो 10 पॉइंट में से 4 या 6 पॉइंट ऐसे होते थे जिसमें सभी दल सहमत होते थे। तो जो गठबंधन की सरकार बनती थी वो 6 पॉइंट को लेकर ही बनती थी, बाकी 4 पॉइंट को रख दिया जाता था कि जिस दिन जनता हमें पूर्ण बहुमत देगी उस दिन इस 4 पॉइंट को लागू करेंगे, जो एक पार्टी का विचार है। ग्रुप में जो ग्रुप का विचार होता है वो चलता है। तो कौन कौन सी बातें थी जिसको लेके ये लोग आपस में सहमति होते थे? पहली बात है नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति पे एक ग्रुप था जो सहमत था। कई समूह नई आर्थिक नीति के खिलाफ भी थे, लेकिन कई राजनीतिक दल नई नीतियों के पक्ष में थे। तो जो नीतियों के पक्ष में थे वो एक ग्रुप में आ जाते हैं, और जो नीतियों के खिलाफ थे वो दूसरे ग्रुप में आ जाते हैं। अधिकतर दलों का मानना है कि नई आर्थिक नीतियों से देश समृद्ध होगा और भारत विश्व की एक आर्थिक शक्ति बनेगा। क्या बनेगा? आर्थिक शक्ति बनेगा। देखो, ये राजग मतलब भाजपा वाले ग्रुप है, ये 2004 का परिणाम है। ये संप्रग, ये कांग्रेस वाले ग्रुप कहाँ कहाँ जीते हैं उनका है, और ये वाम दल का ग्रुप है, रेड कलर, बंगाल के साइड, और ये अन्य है। क्लियर है? देखो, ये संपर्क जो है मतलब साउथ में ज्यादा जीता है। दूसरा क्या था? पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। दूसरा पॉइंट क्या था उनके सहमत होने का? पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। अब इन लोगों को पता चल गया था कि जो पिछड़ी जाति है, जो सबसे निचली जाति है, उसके बिना सरकार नहीं चलने वाली, तो अब उसकी बात करनी पड़ेगी। तो इसमें सारे ग्रुप राजी होते थे। तो जो ग्रुप राजी होते थे उनका ग्रुप बनता था। राजनीतिक दलों ने पहचान लिया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की जरूरत है। इस कारण आज सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है। सभी ये स्वीकार करते हैं कि जो पिछड़ी जाति है उसको रोजगार में भी और शिक्षा में भी आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित हिस्सेदारी मिले। अन्य पिछड़ा वर्ग कौन है? जनजातीय लोग, ट्राइबल्स, उनको भी क्या मिले? सत्ता में हिस्सेदारी मिले। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या था जिस पे सारे लोग एग्री हो रहे थे? देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। सारे दल इस बात पे सहमत हो गए थे कि जो नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, केवल उनसे केंद्र सरकार नहीं चलने वाली। यदि केंद्र सरकार चलाना है तो हमें क्षेत्र की पार्टियों को लेकर भी चलाना पड़ेगा और उनकी बातों से भी राजी होना पड़ेगा। प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेदभाव अब लगातार कम होता जा रहा था। हमने इस अध्याय में देखा कि प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और इन दलों ने पिछले 20 सालों में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समझ में आया? केवल बीजेपी चाहे या केवल कांग्रेस चाहे तो केंद्र सरकार नहीं चला सकती, उसमें राज्य के छोटे छोटे दलों को भी कभी कभी मिलाना पड़ता है। कभी मजबूरी भी हो जाती है और कभी कभी वैसे ही मिलाना पड़ता है, क्षेत्र के हित को देखते हुए। चौथा पॉइंट क्या था जिसमें ये लोग राजी हो रहे थे? विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। मतलब कि जो देश के डेवलपमेंट वाली बात है उस पे सारे लोग राजी हो रहे थे, विचारधारा से हटके। यदि विचारधारा, बीजेपी का विचारधारा हिंदुत्व है, कांग्रेस का विचारधारा उसका अपना एक उल्टा ही सिस्टम रहता है, तो विचारधारा से हटके हमें देश के लिए सरकार बनानी है और उसके लिए कुछ काम करना है। इस चलते सारे लोग इकट्ठे होते थे, ग्रुप बनाते थे। विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़ होता था। समझ में आया?
मतलब विचारधारा से हटके गठबंधन बनती थी और उसे सरकार चलती थी। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में राजनीतिक दल विचारधारागत अंतर की जगह सत्ता में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। विचारधारा को साइड रख के वो लोग सत्ता में आना चाहते हैं ताकि प्रदेश में, देश में कुछ डेवलपमेंट किया जाए। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये दल भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए और सरकार बनाई और 5 साल तक चली भी। बहुत लोग बीजेपी से एग्री नहीं करते थे हिंदुत्व के लेके, लेकिन वो पार्टियां भी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और 5 साल तक चली भी थी। ये सभी महत्वपूर्ण बदलाव हैं और आगामी राजनीति इन्हीं बदलावों के दायरे में आकार लेगी। मतलब जब ये गठबंधन वाली सिस्टम चल दी है तो अब आगे भी सरकारों में गठबंधन ही चलेगा। समझ में आया? भारत की राजनीति के इस अध्ययन के शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस किस तरह एक प्रभावशाली पार्टी बनकर उभरी। शुरुआत में कांग्रेस बहुत प्रभावशाली थी, बाद में इसका ग्राफ लगातार गिरने लगा। इस स्थिति से चलकर अब हम एक ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तेज है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच मुख्य राजनीतिक दलों में कुछ एक मसलों पर सहमति है। अगर राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय है तो जन आंदोलन और संगठन विकास के नए रूप, स्वप्न और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। देखो, बहुत सारे दलों में आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा है, लेकिन कई बातों को लेके वो लोग एग्री भी करते हैं। एग्री नहीं करते हैं यदि, तो फिर क्या करते हैं? जन आंदोलन करना या जनता को अलग अलग स्वप्न दिखाना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो चुकी है आज के डेट में, बहुत कंपटीशन है पॉलिटिक्स में। गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। ये जितने मुद्दे हैं इसके लिए कहीं ना कहीं जन आंदोलन हो रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों को इस हिसाब से सोचना पड़ रहा है कि अब हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, इस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। तो राजनीति में कहीं ना कहीं जन आंदोलन बहुत जरूरी है। कभी कभी विपक्ष कर देता है जन आंदोलन, और कभी कभी जो सामाजिक ग्रुप होते हैं वो लोग जन आंदोलन कर देते हैं। क्लियर है? गरीबी हो गया, विस्थापन हो गया, बहुत लोग गरीबी में जी रहे हैं, वो दिन भर में उतना कमा नहीं पाते जितना खाना चाहिए उनको। उसके बाद बहुत लोग विस्थापित हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, बहुत लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है, आजीविका का साधन वो जुटा नहीं पा रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा के मसला भी है, बहुत सामाजिक, अब देख रहे हो करप्शन कितना, हत्या, लूट पाट सब बढ़ रहा है। तो ऐसे आंदोलन, मतलब जब आंदोलन होते हैं तो राजनीतिक पार्टियों को इस संबंध में सोचना पड़ रहा है आजकल। ये आंदोलन राज्य को उसकी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं। इसी तरह लोग जाति, लिंग, वर्ग और क्षेत्र के संबंध में न्याय और लोकतंत्र के मुद्दे उठा रहे हैं। जाति में भी ऊंची जाति नीची जाति के बीच में जो गैप है उसके लिए भी मुद्दे उठते हैं। आदमी औरत के बीच में औरत को बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, औरतों पे अत्याचार बंद हो। समझ में आया? तो बहुत सारे मुद्दे आंदोलन के जरिए या राजनीतिक पार्टियों में उठ रहे हैं। अब हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति जारी रहेगी। लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं होने वाला है।